सक्सेस पॉइंट सैदपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिए। तो देखते हैं, आज मैं खुशबू आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले संरचना में देखते हैं फीमेल यानी कि स्त्री जननांग तंत्र के बारे में देखेंगे। और संरचना में अगर देखेंगे बाह्य रूप से देखेंगे यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कि इस पे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और बाली होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है वो। ये बाल जो होते हैं काफ़ी कड़े टाइप के होते हैं, यानी जो सर के बाल होते हैं उसके तुलना में कड़े होते हैं। और सबसे बाहरी जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा यानी बृहत भगोष्ठ। और उसके बाद इसके जस्ट बाद जो आता है स्किन, ये स्किन से ही ढका होता है यानी कि त्वचा से ही ढका हुआ होता है। और उसके बाद और अंदर आते हैं तो फिर देखते हैं एक और पतला सा उस टाइप में होता है, उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा यानी लघु भगोष्ठ। और यहाँ पे एक होता है क्लिटोरियस यानी भग शेप होता है। क्लिटोरियस जो होता है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है जी स्पॉट। इसको जैसे पुरुषों में पेनिस होता है ऐसे ही महिलाओं में एक तरह से एक कह सकते हैं कि झूठा पेनिस होता है, तो वो होता है भग शेप होता है। और ठीक उसी के जस्ट नीचे एक होता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, जहाँ से पेशाब वसाब का उत्सर्जन किया जाता है यानी पेशाब वसाब करते हैं। तो ये जो होता है ये कनेक्ट होता है किडनी जो होता है वो मूत्राशय से कनेक्टेड है, मूत्राशय जो होता है मूत्र मार्ग से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे होता है जहाँ से जैसे कि पीरियड रोड के दौरान में रक्तस्राव होता है तो उसको बोलते हैं वेजाइना यानी कि योनि होता है। फिर एक उसी के नीचे होता है एक हाइमेन नाम का होता है यानी उसको बोलते हैं योनि छद। हाइमेन झिल्ली होती है। हाइमेन जो झिल्ली होती है ये बहुत ही पतली होती है जो कि फर्स्ट मैथुन के दौरान में ये आराम से टूट जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि तेज़ धक्का के वजह से या फिर अचानक से गिर जाने की वजह से भी टूट जाता है, या फिर घोड़े पे चढ़ने की वजह से, साइकिल वाइकिल चलाने से, अधिक एक्सरसाइज करने से या खेलकूद करने से भी टूट जाता है। तो कुछ महिलाओं में क्या होता है कि फर्स्ट मैथुन के बाद टूट जाता है, कुछ में तो बाद में भी बना ही रहता है। तो इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाइमन नहीं होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको कौमारता यानी कि वर्जिनिटी का ये कोई संकेत नहीं होता है। इसको मतलब आज के जनरेशन में लोग मान लेते हैं, या फिर पुराने जनरेशन में पुराने ढर्रे पे चलते हैं कि नहीं अगर हाइमन नहीं है तो वो जो महिला है वो कुमारी नहीं है, ऐसा कुछ मानते हैं। तो अब ये तो रहा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखते हैं साइड से अगर देखने पे कैसा स्ट्रक्चर दिखता है तो उसके बारे में देखते हैं। साइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, अब क्या हमने देखा था कि यहाँ पे है, जब थोड़ा सा अंदर जाता है तो यहाँ पे है ये वजाइना योनि। अब योनि को अगर हम ऐसे इसमें साइड में देखेंगे तो ये रहा योनि यहाँ तक है। और इसके ऊपर अगर देखेंगे तो ये जो योनि यहाँ तक है और इसके बाद से ये होता है गर्भाशय यानी कि यूटरस होता है जिसमें कि बच्चा पलता है। और यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है मूत्र मार्ग। अभी जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे यूरेथ्रा है, क्लिटोरियस के नीचे ही होता है यूरेथ्रा और मूत्र मार्ग होता है। और एक होता है जघान सेल यानी प्यूबिक मोल्स। ये क्या होता है, ये वसा का बना होता है, सपोर्ट वपोर्ट के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। तो वसामय यानी कि फैटी ऊतकों से फैटी टिश्यू से बना हुआ होता है जघान सेल प्यूबिक मोल्स। और होता है ये जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय जो होता है जिसमें कि पेशाब जो होता है स्टोर होता है। अब यही यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ऐसे कनेक्ट होता है यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को एक वीडियो हमने डाला था किडनी के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है किडनी उडनी का, तो वो जो किडनी से कनेक्टेड होता है यहाँ पे मूत्र मार्ग का यूरेटर यानी कि
पेशाब मूत्रवाहिनी वो आती है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब देखते हैं, और ये जो पीछे है, अब इसके सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मूत्रमार्ग है यानी कि पेशाब वसाब के लिए, और दूसरा होता है यहाँ पे योनि होता है, और उसके बाद है यहाँ पे ये एनस होता है जिससे कि अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। और यहाँ पे ये रेक्टम है, रेक्टम ये यानी मलाशय है, मल और त्याग के लिए यहाँ पे स्टोर होता है, फिर यहाँ से एनस के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो ये रहा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाह्य संरचना, और ये रहा साइड स्ट्रक्चर यानी साइड से अगर देखने पे कैसा दिखता है। तो अब हम अगले में देखते हैं कि इसमें और अंदर से कैसा दिखता है वजाइना। तो अब हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें दिखाया गया है इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाले में देखा था कि उसमें योनि है, योनि को वजाइना जैसे वजाइना ही बोलते हैं, और यहाँ से अब एक और लेयर इसको घेर रहता है, पतला से जो लेयर है इसको हम बोलते हैं परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम। यहाँ से पेरीमेट्रियम स्टार्ट होता है, इसको मतलब घेरे रहता है, और इसके अंदर यानी योनि से वेजाइना से जो कनेक्टेड नाल होती है उसको बोलते हैं ग्रीवा नाल यानी सर्वाइकल कैनाल होता है। सर्वाइकल कैनाल जो होता है ये एक मोटी पेशी से घिरा होता है, जिसको बोलते हैं, इस मोटी पेशी को बोलते हैं मायोमेट्रियम यानी गर्भाशय पेशी स्तर। ये जो होता है बहुत ही, ये बीच का हो यानी मध्य भाग में है, और बहुत ही मोटी चिकनी पेशी होती है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ उंगली जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं गर्भाशय अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम। ये जो होता है ग्रंथिल स्तर होता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि उंगली नुमा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ग्रंथियाँ होती है जिससे कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और यहीं पे होता है जो ब्लड व्लड होता है यहीं पे जमता है। जब माहवारी के दौरान ब्लीडिंग जब होती है तो यहीं से ये दीवार जो होता है यही टूटता है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको बोलते हैं गर्भाशय गुहा यानी जहाँ से फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है एक जोड़ी होता है यानी एक साइड इधर एक साइड इधर होता है। फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है यानी गर्भाशय गुहा से कनेक्टेड होता है, और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब आती हुई यहाँ पे आती है, और जैसा कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे उंगली नुमा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, ये झालर है, इसको फिम्बरी भी कह सकते हैं यानी फिम्बरी है, और ये कुछ कीपक संरचना में है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और यहाँ से एक जहाँ पे इनफंडिबुलम थोड़ा सा पतला होता जाता है उसको बोलते हैं तुम्बिका यानी एम्पुला, और यहाँ पे होता है ये बाकी ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है फैलोपियन ट्यूब है। और ये जो होता है कीपक होता है यानी कि झालर, यहाँ से यहाँ पे डिम्ब ग्रंथि होती है, डिम्ब ग्रंथि यानी कि अंडाशय, अंडाशय यानी ओवरी, ओवरी से हर महीने में एक ओवम अंडोत्सर्ग होता है यानी कि एक अंडे का उत्सर्जन होता है, और यहाँ से ये आता है, यहाँ पे झालर के थ्रू इसको कैप्चर किया जाता है और अंदर की तरफ लेके जाता है, और यहाँ पे यहीं पे रहता है। अब फैलोपियन ट्यूब, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, इसको कैप्चर करके रखता है। अगर एक चीज़ और देख लेते हैं, अंडाशय जो होता है यानी ओवरी, इसकी साइज देखें तो 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है, और यहाँ से अंडोत्सर्ग होता है, और यहाँ पे जब आता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब से फिर यहाँ पे आते हुए मतलब यहाँ पे रहता ही रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए जब सेक्स के दौरान क्या होता है, पुरुष जो होता है जब अपना पेनिस डालता है तो यहाँ तक ही जाता है यानी कि योनि तक, वजाइना तक ही होता है, गर्भाशय तक नहीं होता है, योनि तक ही होता है, यहाँ से जाता है, और यह यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे स्पर्म छोड़ देता है। जब यहाँ पे स्पर्म छोड़ देता है तो स्पर्म जो होता है कुछ ऐसे ही होता है, स्पर्म ये ऐसे जाता है और यहाँ पे जाता है, और
यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में जो अंडे का उत्सर्जन हुआ होता है तो यहाँ पे आता है। यहाँ पे अंडा जो होता है इसको फ्यूज़ करता है, यानी कि इससे मिलता है, तो यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। जब अंडे का और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, यानी कि निषेचन कहलाता है। अब ये जब निषेचित हो जाता है ये अंडा, तो फिर यहाँ से ये फिर तब आता है। अब यहाँ पे आपने देखा, मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी कि जो स्पर्म होता है उसके जो नेक होता है उसमें माइटोकांड्रिया होता है। माइटोकांड्रिया जो होता है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि जब यहाँ से ये छूटा तो यहाँ से ये तैरते तैरते जा सके यहाँ पे। अब लेकिन ओवम में क्या होता है, इसमें माइटोकांड्रिया नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई एनर्जी नहीं होता है कि ये चल के खुद आ जाए, तो ये नहीं आता है, इसलिए ये फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है। फिर यहाँ पे रहता है और यहाँ से ये फिर जब ये जाता है निषेचित होता है, फिर निषेचित होकर तब आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे तब बच्चे का वो विकास होता है, उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी ये देखते हैं कि यहाँ पे इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पर क्या होता है कि इस पर ब्लड जो होता है 1 महीने तक पूरा जमा रहता है, और जब ये निषेचित नहीं होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है अंडे का, तो ये 2 दिन तक इस नली में रहता है, फैलोपियन ट्यूब में 2 दिन तक रहेगा। वहाँ से फिर ये आएगा और उसके बाद ये फिर जब यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक निकलने में मतलब 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं कि पीरियड शुरू हो गया, यानी माहवारी शुरू हो जाता है, और ये दीवार जो होता है टूट टूट के गिरने लगता है। तो जब टूट टूट के गिरने लगता है तो यहाँ पे गिरते हुए यहाँ पे गर्भाशय नाली यानी सर्वाइकल कैनाल के थ्रू होते हुए आता है और योनि से मार्ग से आते हुए फिर बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो ये जैसा कि ये है क्या है, ये है गर्भाशय। गर्भाशय बोलते हैं, वोम्स भी बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, और इसको बच्चेदानी भी कहा जाता है। और अब इसका ये चौड़ा भाग स्ट्रक्चर है, तो ये जो पतला वाला है इसको ल्यूमन कहेंगे, और चौड़ा वाला जो होता है ये इनफंडस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये जो ओवरी है यानी अंडाशय जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो बना होता है एपिथीलियम का। ठीक है, एपिथीलियम का ये बना हुआ होता है, लेकिन जो ये कीपक है यानी इनफंडिबुलम जो अंडे को मतलब कैप्चर करता है, वो जो है इससे जिससे कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं ओवेरियन स्टोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है ये 2 टाइप के टिश्यू से बने होते हैं। उस एक का नाम है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरे का नाम है मेडुला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो होता है सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे कि अगर हम इसको साइड से काटेंगे, ऐसे काट के देखेंगे तो ये 2 लेयर में बनेगा। ऊपर वाला जो भाग है ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स होगा और नीचे वाला जो भाग है ये होगा मेडुला। ठीक है, तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें और ये देखते हैं कि ये जो योनि वाला होता है, वेजाइना का जो पेशियाँ होती है ये काफ़ी मजबूत होती है। काफ़ी मजबूत का मतलब कि इसके तुलना में यानी यूट्रस के तुलना में ये काफ़ी मजबूत होती है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो अंडाशय होता है यानी ओवरी होता है ये कैसे अंडे का उत्सर्जन करता है, और हमारा पीयूष ग्लैंड जो होता है वो क्या सिग्नल देता है, ये सब अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे होता है अंडाशय से होता है, अंडाशय से यहाँ पे अंडों का उत्सर्जन कैसे कैसे होता है ये देखेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, यानी कि आवर्त चक्र, माहवारी चक्र, माहवारी। ठीक है, ये क्या है, जैसे इसमें होता है कि प्रत्येक जब कोई लड़की होती है किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था में ढलती है, 13 से 14 में स्टार्ट हो जाता है उनका फर्स्ट टाइम जो होता है पीरियड आना कहते हैं, यानी कि रक्तस्राव होता है, ऋतुस्राव होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि तो उसमें जैसे कि तब कहते हैं कि किशोरावस्था में ढल गई है, जैसे कि उनके स्तन का भार होने लगता है
और ये पहचान होती है। आवाज़ पतलापन होता है और ऋतुस्राव होता है। अब इसमें देखते हैं, जैसा कि हमने देखा था इसके पहले में फिगर में क्या था कि ये होता है अंडाशय यानी ओवरी, और ओवरी से फिर यहाँ पे जो होता है अंडाशय जाता है और यहाँ से जाते हुए यहाँ पे जाता है, ठीक है। और फिर इसके दीवार को वो तोड़ता है, तो फिर वही माहवारी होता है, ठीक है, यानी आवर चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो 4 से 5 दिन तक का होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। जैसे सबसे पहले क्या होता है, अगर हम देखेंगे ओवरी में, ओवरी के अंदर देखेंगे तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ये है रुधिर वाहिनी, यानी रुधिर वाहिनी, यहाँ पे ब्लड आता है और ब्लड के सेल्स जो होते हैं वो सेल्स यहाँ पे टूटते हैं और वहाँ से होता है प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक यानी कि ये जो पुटक होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, प्राथमिक पुटक होते हैं, और फिर ये पुटक थोड़े से और वृद्धि करते हैं। यहाँ पे जैसा दिखाया गया कि प्राथमिक पुटक होते हैं, वृद्धि करते हैं, फिर उसके बाद पूरी तरह से जब वृद्धि कर लेते हैं तो पूर्णग्राफी पुटक बन जाते हैं, ठीक है। तृतीयक पुटक के बाद पूर्णग्राफिक पुटक बन जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि यहाँ से ये जो पुटक होता है यहाँ से टूट के फिर अंडाणु बन जाता है, यानी ओवम बन जाता है, ठीक है। और बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं कार्पस लूटियम होता है, जिसको बोलते हैं पित्त पिंड। अब इसको इसमें देखते हैं कि यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ कैसे। हुआ क्या था कि ग्राफिक पुटक जो होता है, ये पुट की प्रावस्था, इसमें कई स्टेजेस बनते हैं, मेनली जैसे 3 स्टेजेस बनते हैं। प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। तृतीयक के बाद वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो पूर्णग्राफिक पुटक बन जाता है। और यहाँ पे जब यहाँ पे पूर्णग्राफिक पुटक बनता है तो यहाँ पे जो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है ये बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यह अब पुटक कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यानी कि यहाँ से अंडोत्सर्ग होगा, जैसे ही होगा और यहाँ पे एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे बनना स्टार्ट होता है और ये प्रक्रिया यानी कि अंडाशय में और गर्भाशय में दोनों में ये परिवर्तन जो होता है किसके वजह से होता है, 2 चीज़ों की वजह से होता है। एक तो होता है अंडाशयी हार्मोन और दूसरा जो होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का होता है वो हमारे मस्तिष्क में होता है, तो पीयूष ग्रंथि होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से गोनाडोट्रोपिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, LH और FSH हार्मोन। अब ये जो हार्मोन होते हैं LH और FSH हार्मोन का लेवल जब उस टाइम क्या होता है, बढ़ता है। जब बढ़ता है तब क्या होता है, यहाँ से अंडाशयी हार्मोन से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं। असली में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होते बल्कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। जैसा कि बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि मेल और फीमेल दोनों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, लेकिन फीमेल में क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो तुरंत चेंज हो जाता है किसमें, एस्ट्रोजन हार्मोन में, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन में चेंज हो जाता है और यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन में LH जो हार्मोन और FSH हार्मोन जो होता है ये कब इंक्रीज़ होता है, यानी कि कब होता है ज़्यादा इंक्रीज़, जब पीरियड होता है, पीरियड के 14वें दिन या पीरियड के मध्य टाइम में, ठीक है। तो वही 14वां दिन, लगभग 14 दिन लगभग में कह सकते हैं। जैसे 13 भी किसी का हो सकता है, 14, 15, 16 तक भी हो सकता है। तो बहुत ही हाई लेवल तक उसी टाइम होता है, पीरियड के मध्य टाइम में। और जब LH हार्मोन जब इंक्रीज़ होता है यानी कि बढ़ता है, ज़्यादा होता है, तब उसको बोलते हैं LH सर्च, ठीक है, LH सर्च बोलते हैं। और ये LH सर्च जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, जो ग्राफिक पुटक होता है, यहाँ पे जैसा कि स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ग्राफिक जो पुटक है इसको फटने के लिए प्रेरित करता है, ताकि जब ये ग्राफिक पुटक फट जाए तब अंडाणु जो होता है यानी ओवम निकल जाए, यानी अंडोत्सर्ग हो सके, यानी कि ओव्यूलेशन हो सके, अंडोत्सर्ग हो सके। बाकी जब अंडोत्सर्ग हो गया यानी कि इसमें से अंडाणु निकल गया तो बचा क्या, पित्त पिंड यानी कार्पस लूटियम होता है। अब कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये किसी भी महिला के अंदर प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। अगर जब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती है तो कोई महिला में क्या हो जाता है, वो बांझपन की शिकायत होती है। बांझपन यानी कि
बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, ठीक है ना। तो बांझपन की ये प्रॉब्लम बन जाती है, बांझपन की शिकायत हो जाती है। तो ये रहा। अब यहाँ पे बांझपन की शिकायत हो गई, अब इतना देखा हमने। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, जब यहाँ पे अंडोत्सर्ग हुआ यानी कि ओव्यूलेशन हुआ, अंडोत्सर्ग जब होता है यहाँ से, अंडोत्सर्ग का तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अंडोत्सर्ग होता है तो यहाँ पे आता है और यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये आता हुआ आता है यहाँ पे, और इसको किसने, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम लेयर बनना स्टार्ट होता है ना गर्भाशय में, और ये जो होता है अंडाणु, अंडाणु जो होता है जब यहाँ पे वेट करता है 2 दिन तक, इसकी जीवन काल जो होती है 2 दिन होती है, 2 दिन तक वेट करेगा। 2 दिन वेट करने के बाद वहाँ से क्या होता है, अंडाणु से यहाँ पे ये जो अंडाणु होता है पित्त पिंड में चेंज हो जाता है, यानी कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर फिर भी स्पर्म नहीं आता है, यानी कि मैथुन उस टाइम में नहीं होता है, तो फिर 2 दिन के बाद फिर ये आता है यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ दिन के टाइम लगते हैं लगभग। अब यहाँ तक आने में जो लास्ट टाइम होता है पीरियड का, जैसे कि 26वां या 27वां दिन होता है, और नॉर्मली जो होता है कि वो दोहराता है जब ये पीरियड का टाइम 28वें दिन पे, ये 28 का चक्कर पूरा हो जाता है, उसी टाइम में तब वो आना स्टार्ट होता है, यानी ये आ जाता है। और इस एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है इसको तोड़ने का काम करता है। जब ये टूटने लगता है तब फिर ब्लीडिंग होती है, इसी को बोलते हैं माहवारी। तो ये था महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आवर्त चक्र के बारे में, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि एक केस था सबरीमाला मंदिर में। सबरीमाला मंदिर में क्या था कि जैसे भगवान अयप्पा हैं, केरल में है सबरीमाला मंदिर, भगवान अयप्पा हैं, वहाँ पे उनके मंदिर में अगर जो बच्चियाँ हैं, यानी 10 से कम साल की होंगी लड़कियाँ, यानी 1 से 10 साल की लड़कियाँ, वो सब जा सकती है, या फिर 50 के बाद की महिलाएं उस मंदिर में जा सकती है। बाकी इसके बीच की कोई महिला भी मंदिर में नहीं जा सकती है। अब क्या रीज़न होता है, क्योंकि माना जाता है कि जो भगवान अयप्पा थे वो ब्रह्मचारी थे, और जो महिलाएं पीरियड आती हैं यानी माहवारी उनका चक्र स्टार्ट होता है, यानी MC मेंस्ट्रुअल साइकिल MC स्टार्ट होता है, तो फिर क्या होता है कि उनका ब्रह्मचर्य जो होता है भंग हो सकता है, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। इसलिए बोलते हैं कि महिलाओं को वहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता है। तो जैसे कि संविधान में लिखा गया है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी को समता का अधिकार है, यानी कि विधि के सामने सभी बराबर हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है MC का प्रॉब्लम महिलाओं में है, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये बायोलॉजिकल कंडीशन है ना, ये ऐसा तो है नहीं ना कि इसको मतलब कि कोई अपनी तरफ से ला रहा है, नहीं, ये बायोलॉजिकल कंडीशन है, तो उनमें ये होना स्वाभाविक बात है। तो उस आधार पे ये तो गलत ही हो जा रहा है ना कि महिलाओं को वहाँ पे अंदर एंट्री करना मना है। और एक चीज़ और भी है कि अनुच्छेद 25 में जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है कि यानी धर्म को मानने के लिए सभी स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति हो सभी स्वतंत्र है। फिर क्यों ये बाउंडेशन लगाई जा रही है कि जो 12 के बाद, यानी कि जो पीरियड का टाइमिंग जब स्टार्ट हो जाता है महिलाओं को, तो वो अंदर नहीं जा सकती हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। इसलिए कोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि उस मंदिर में, यानी कि सबरीमाला मंदिर में महिलाएं भी जा सकती हैं। तो वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने मतलब काफ़ी इसके लिए आर्गूमेंट भी किया था और काफ़ी बवाला भी हुआ था। तो ये है, मतलब सबकी अपनी अपनी वो है, धर्म का कुछ कनेक्शन है। लेकिन ये चीज़ है कि कोर्ट यानी संविधान हमारा जो है, अगर धर्म में ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जो मतलब किसी के मानवाधिकार यानी मानवाधिकार नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको असंवैधानिक कर देगा। असंवैधानिक कहने का तात्पर्य है कि वो जो धर्म में ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी और उस धर्म में से वो निकाला जा सकता है रूल, ठीक है। तो ये था। अब इसमें आप देखते हैं कि जो हार्मोनल कंडीशन होते हैं वो और कैसे होते हैं, अब इसके बारे में और थोड़ा सा डीपली जानते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइए मत और लास्ट तक देखिए,
काफ़ी अच्छे सारे नॉलेज मिलेंगे, और जितना डीपली नॉलेज मिलेगा उतना ही अच्छा होगा और उतने ही हमेशा के लिए बल्कि याद होंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। तो आइए अब हम देखते हैं आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसमें कि हमने इसके पहले ओवरी से रिलेटेड देखा था कि कैसे ओवम जनरेट होता है और उसके बाद कैसे फिर पीरियड स्टार्ट होता है। अब इसको देखते हैं कि मतलब कि सारे को लेते हैं दिन के अकॉर्डिंग लेते हैं। यहाँ पे है 1 से लेके 29 तक डेट है, दिन है, और उसके बाद है ये है गर्भाशयी घटनाएं, यानी कि गर्भाशय में क्या क्या घटनाएं होती हैं, जब कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, किसका लेवल ज़्यादा होता है, किसका लेवल कम होता है, उसके अकॉर्डिंग। फिर गर्भाशयी हार्मोन स्तर कौन से हैं वो देखेंगे। फिर अंडाशयी घटनाएं क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद है पीयूष हार्मोन स्तर क्या क्या है। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि गर्भाशयी घटना में ये जो है ना, ये ब्लड है, यानी कि यहाँ पे ब्लड का यहाँ पे स्राव हो चुका है। जैसे ब्लड स्राव जब स्टार्ट हो जाता है तो ये ऋतुस्राव भी बोलते हैं, रजोधर्म भी बोलते हैं। तो रजोधर्म 1 से 5 दिन तक होता है, ठीक है। उस टाइम में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों के लेवल बराबर होते हैं, और यहाँ पे FSH जो हार्मोन होते हैं वो भी ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते, सभी नॉर्मली होते हैं। और उस टाइम अंडाशय जो घटनाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि अभी जो अंडाशय में अंडाशय जो होता है यानी कि ओवरी में, उस टाइम वो सारे अंडे जो वैसे के वैसे ही रहते हैं। फिर उसके बाद 5वें दिन के बाद से स्टार्ट है ऋतुस्राव, यानी कि कह सकते हैं कि 7वें दिन के बाद से संभावना बनती है कि पुटिकाएँ प्रवस्था स्टार्ट होती है। पुटिका प्रवस्था इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया गया था कि वहाँ पे कुछ जो होते हैं, यहाँ से अंडोत्सर्ग जो बन रहा था, पुटिका प्रवस्था बन रहा था, फिर यहाँ से अंडाणु जो होता है बाहर निकल जाता है ना, ये चीज़ दिखाया गया था। तो ये पुटिका प्रवस्था स्टार्ट हो जाता है 7वें दिन के बाद से, लगभग में 7वें दिन के बाद से स्टार्ट होता है। तो कह सकते हैं कि 9वें से जनरली यानी औसतन देखा जाए तो पुटिका प्रवस्था जो होता है 9 से 13 दिन के बीच में हो जाता है। तो पुटिका प्रवस्था देखिए, ये यहाँ पे प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी है। फिर उसके बाद यहाँ से इस पुटिका प्रवस्था से जब यहाँ पे पीयूष हार्मोन यानी मस्तिष्क में जो हार्मोन होता है पीयूष हार्मोन होता है, पीयूष हार्मोन जो होता है उसमें FSH हार्मोन जो होता है उसका लेवल कम होता है, जबकि LH हार्मोन जो होता है उसका लेवल जब हाई होता है तब ये प्रेरित करता है जो पुटिका के जो वाल होते हैं, भित्ति होते हैं, या ये टूटने को प्रेरित करता है। तो और ये टूट के यहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका लेवल फिर यहाँ पे घटता है, यानी 15वें 17वें 18वें दिन में घटना स्टार्ट होता है। जब यहाँ पे घटना स्टार्ट होता है तब पुटिका का स्राव होता है। जब पुटिका का स्राव होता है तो ये पुटिका जो होता है वर्धनशील पित्तपिंड में चेंज हो जाता है। वर्धनशील पित्तपिंड यानी कि कार्पस लुटियम में चेंज हो जाता है। जब कार्पस लुटियम ये चेंज हो गया तो अब ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और वहाँ पे फिर वेट करता है। फिर उस टाइम में तो इस टाइम में देखा जाए अगर तो 14, 15वें 16वें दिन में यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। वहाँ से फिर ये कार्पस लुटियम जो होता है वहाँ से आता है, और इस कार्पस लुटियम के साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ये कार्पस लुटियम यानी कि यहाँ से जब अंडाणु निकल जाता है तब एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसका लेवल कम हो जाता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसका लेवल बढ़ जाता है, और फिर यहाँ पे ह्रास होने के बाद फिर ये भी लेवल जो होता है, अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसका लेवल होता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद सभी साथ में जाते हैं, यानी कि फिर इसका लेवल प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, LH और FSH हार्मोन फिर यहाँ से 27वें दिन में स्टार्ट मतलब बंद हो जाता है। तो 28 का चक्र जो पूरा हो जाता है, यहाँ से फिर से ऋतुस्राव स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यानी कि ये जो साइकिल है फिर वापस रिपीट हो रहा है। तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब एक चीज़ है कि जब किसी भी महिला में रजोस्राव यानी कि मेनर्स होता है, यानी कि पहली बार जब होता है तो उसको मेनर्स बोलते हैं, जबकि जब महिला में 50 साल के बाद रक्तस्राव बंद हो जाता है, यानी कि अंडोत्सर्ग जब बंद हो जाता है, ओव्यूलेशन जब बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, लेकिन पुरुषों में क्या होता है,
उनमें ठीक उल्टा होता है। महिलाओं में जो होता है रजोस्राव बंद हो जाता है, जबकि यानी कि मेनोपॉज हो जाता है, जबकि पुरुषों में स्पर्म जो है वो बुजुर्ग होने के बाद भी बनता ही रहता है, यानी 50 के बाद भी बनता ही रहता है। रक्तस्राव बंद होने का तो कई रीज़न हो सकता है, जैसे कि अगर रक्तस्राव बंद हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इस चीज़ का संकेत है रक्तस्राव बंद होने का कि महिला प्रेग्नेंट है। लेकिन वैसे कहा जाए तो अगर ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट हो तभी रक्तस्राव बंद हो। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसमें तनाव हो सकता है, मतलब किसी बात का टेंशन हो सकता है, या फिर स्वास्थ्य प्रॉब्लम कोई हो सकती है, उसके वजह से भी टाइमिंग चेंज हो जाता है और रुक जाता है पीरियड, यानी मासिक धर्म रुक जाता है, ये भी प्रॉब्लम बनता है। और एक चीज़ और होता है कि एक रूम में, अगर एक ही रूम में या फिर एक क्लासमेट है या फिर रूममेट जो है उसमें कई सारी लड़कियां हैं, तो अगर उनका पीरियड किसी अलग अलग टाइम पे होता है, किसी का 5 को आता है, किसी को 10 को आता है, किसी का 15 का आता है, किसी को 16 का आता है, तो ये धीरे धीरे एक जो हार्मोन होता है जो हमारे पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकले, LH और FSH हार्मोन जो होता है वो उस लेवल को बना देता है, ताकि इस लेवल पे बन जाता है कि सभी का फिर धीरे धीरे सेम हो जाता है, यानी टाइमिंग जो होती है सेम हो जाती है। जैसे कि अब 5 वाला का है तो फिर उसी 5 के ही अराउंड में सभी का आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि एक रूम में रहने वाली जो लड़कियां होती हैं उनका जो मासिक धर्म होता है सभी का एक साथ ही स्टार्ट होता है लगभग। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये चीज़ बताया गया, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके बाद अब हम अगले वीडियो में युग्मनज के बारे में और मेल और फीमेल इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद प्रेगनेंसी कैसे होती है वो जानेंगे। तो किसका प्रेगनेंसी के टाइम में लड़के या लड़की होने का हिस्सेदारी किसका क्या रोल है ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।